मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकेंड ईयर। टॉपिक है ब्रिटेन का संविधान। जब हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो एक अलग नजरिया हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर और खासकर भारत में हमने लिखित संविधान के बारे में सुना है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और दुनिया में ज्यादातर संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन इस नाते ब्रिटेन का संविधान विशिष्ट इसलिए है कि वो अलिखित संविधानों की श्रेणी में गिना जाता है। तो ये एक तरह से अन्य संविधानों की तुलना में एक अलग स्थान रखता है। और जब ब्रिटेन के संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि वो अलिखित संविधान है, तो फिर उस संविधान के स्रोत कौन से हैं जिनके आधार पर वो संविधान विकसित हुआ और कार्य करता है। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों को जानने का प्रयास करेंगे। इस नाते हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का विकास अनेक ऐतिहासिक स्रोतों से हुआ है और इस विकास क्रम में अनेक तत्वों ने सहायता दी है। इस संबंध में प्रसिद्ध चिंतक मुनरो का एक महत्वपूर्ण विचार है कि ब्रिटेन का संविधान संस्थाओं, सिद्धांतों, व्यवहारों का जटिल मिश्रण है। यह आज्ञा पत्रों, संसदीय कानूनों, न्यायिक प्रक्रियाओं, निर्णयों, पूर्व दृष्टांतों, प्रथाओं और परिपाटियों का सम्मिश्रण है। तो ये मुनरो के कथन के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का एक ऐतिहासिक विकास क्रम में सने क्रम से विकास हुआ है और उसने अपने इस विकास क्रिया में अनेक पड़ावों को प्राप्त किया है। इस नाते हम देखें तो ब्रिटेन का जो मौजूदा संविधान है उसको विकसित करने में, उसको पूर्णता प्रदान करने में जिन महत्वपूर्ण घटनाओं ने, जिन महत्वपूर्ण निर्णयों ने, जिन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकास क्रम ने योगदान दिया है, उसमें प्रमुख तौर से हम देखते हैं संवैधानिक समझौते, आज्ञा पत्र, संसद द्वारा पारित समय समय पर विभिन्न कानून, न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि, संवैधानिक टीकाएं और पूर्व दृष्टांत, प्रथाएं, चलन, अभिसमय, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जब हम इनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ब्रिटेन के संविधान को विकसित करने में वहां की संवैधानिक समझौते जो हुए हैं और जो आज्ञा पत्र समय समय पर जारी किए गए हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बृहत अधिकार पत्र, अधिकार याचना पत्र और अधिकार बिल ऑफ राइट्स, ये कुछ मील के पत्थर ब्रिटेन के संविधान के विकास में साबित हुए हैं। 1689 का अधिकार पत्र राजा की निरंकुशता को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और संवैधानिक शासक बन गया। वो अब संवैधानिक शासक बन गया और इसने संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इसी तरह हम देखें तो संसद द्वारा विभिन्न जो कानून बनाए गए, जो कानून पारित किए, उन्होंने भी ब्रिटेन के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस नाते अगर हम देखें तो 1832 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम हो या 1928 का सुधार अधिनियम हो या इसके अलावा स्थानीय शासन अधिनियम हो, 1701 का उत्तराधिकार कानून हो या स्कॉटलैंड के एकीकरण का कानून हो या 1911 का संसदीय अधिनियम हो, इन अधिनियमों ने, या 1937 का ताज के मंत्रियों का कानून हो, इन्होंने ब्रिटेन के संविधान को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। न्यायिक निर्णयों की जब हम बात करें तो न्यायिक निर्णयों में हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर डायसी को यहाँ हम कोट करना चाहेंगे कि उन्होंने ब्रिटिश संविधान
के बारे में कहा है कि न्यायिक निर्णयों का महत्व उसमें बहुत ज्यादा रहा है। और वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान सामान्य अर्थ में कानून निर्माण संबंधी कार्यों का परिणाम नहीं है, अपितु व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों में लाए गए मुकदमों का परिणाम ज्यादा है। तो इस कोटेशन में डायस ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रिटेन का नागरिक बहुत जागरूक नागरिक रहा है, और जागरूक होने के नाते उसने अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में जो मुकदमे दायर किए और उन मुकदमों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जो निर्णय दिए, उन निर्णयों ने ब्रिटेन के संविधान को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और ये बात बहुत हद तक सही भी है। जहां तक हम सामान्य विधियों की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान के निर्माण में सामान्य विधि का एक विशेष स्थान है। मोटे तौर पर सामान्य विधि की व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे कानून आते हैं जो अत्यंत पुरानी प्रथाओं और रिवाजों पर आधारित होते हैं, जिन्हें न्यायालय समय के साथ स्वीकार कर लेता है। तो ऐसी जो विधियां हैं उन्होंने ब्रिटेन के संविधान को बहुत हद तक विकसित किया है। न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून भी इनको कहा जाता है। तो ये एक सामान्य विधि है जिसका महत्व ब्रिटेन के संविधान के अंदर रहा है। इसके अलावा जो ब्रिटेन के संविधान को विकसित करने में जिन अन्य बातों का महत्व रहा है, उसमें संवैधानिक टीकाएं महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ब्रिटेन का संविधान में जो संवैधानिक टीकाएं जो हैं, उनके संबंध में ये कहा जाता है कि कुछ टीकाओं को ब्रिटिश संविधान के संबंध में बहुत उपयोगी और अधिकार पूर्वक माना गया है। वो इसलिए कि वो संविधान की व्याख्या करने में उनका सहारा लिया जाता है। न्यायाधीश अपने न्यायिक निर्णयों में उनका उल्लेख करते हैं। तो ऐसी टीकाएं जिनका न्यायाधीश न्याय करते समय उल्लेख करते हो, संविधान की व्याख्या करने में सहारा लेते हो, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो ऐसी जो टीकाएं हैं उसमें एनसन की संविधान की विधि और लोकाचार, संसदात्मक प्रथाएं, डायसी की संविधान की विधि, बेजहार्ट की इंग्लैंड का संविधान, जेनिंग्स की विधि और संविधान, और कीट का साम्राज्य का संविधान, प्रशासन और कानून पर लिखित टीकाएं जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ब्रिटेन के संविधान के विकास में। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है संविधान की टीकाएं ब्रिटेन के संविधान के विकास को करने में। दूसरी अगर हम और बात करें ब्रिटेन के संविधान में विकास में और किन किन बातों ने भूमिका अदा की है, तो उसमें पूर्व दृष्टांत, प्रथाएं, चलन और अभिसमों के विस्तृत अध्ययन हम आगे की क्लास में अलग से भी करेंगे। तो ये इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। संविधान का जो अलिखित भाग जिसको ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है, उसमें दुनिया के सभी संविधानों के अलिखित और मौजूद दुनिया के जितने भी अलिखित संविधान हैं उसमें ये अभिसमय और ये टीकाएं समाज की परंपराएं जो है भूमिका अदा करती हैं। और इस नाते हम देखें तो ब्रिटिश संविधान में ये अलिखित तत्व अन्य संविधानों की तुलना में अधिक मात्रा में पाया जाता है, और उसकी आत्मा भी इसको कहा जाता है। इस स्थिति के कारण प्राय ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधानों की संज्ञा दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि उसका बड़ा भाग जो है इन प्रथाओं पर आधारित है, इन चलन और पूर्व दृष्टांतों पर आधारित है। संविधान की प्रमुख परंपराएं जो है ब्रिटेन के संविधान के अंदर हम देखें तो संसद का वर्ष में एक बार अधिवेशन जरूर बुलाया जाएगा, ये एक प्रथा है, परंपरा है वहां की। राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को स्वीकार करेगा। लोक सदन में बहुमत दल द्वारा प्राप्त नेता को ही राजा प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। मंत्रिमंडल सार्वभौमिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। लोक सदन का अध्यक्ष दलगत राजनीति में भाग नहीं लेगा। तो ये कुछ परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, इनके संबंध में कानून नहीं है। तो ये परंपराओं का पालन वहां की संसदीय राजनीति में, वहां के लोकतांत्रिक संसदीय, वहां की राजतंत्रात्मक संसदीय लोकतंत्र में इसका पालन किया जाता है। और इन प्रथाओं इन परंपराओं के आधार पर जो है वहां के शासन का संचालन किया जाता है। तो ये प्रथाएं, परंपराएं, ये अभिसमय जो है ब्रिटेन के संविधान के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है। और इनका इतना बड़ा प्रभाव ब्रिटेन के संविधान में देखा जाता है कि प्राय इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख स्रोतों का अध्ययन किया है।
इसके आगे की कक्षा में हम ब्रिटेन के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और उनका हम एक एक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।